क्या आपको पता है कि आपके पास जो 10,000 रुपए हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाएं तो 10 साल में वो 1 लाख बन सकते हैं और 20 साल में 10 लाख। लेकिन यही 10,000 रुपए अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहें तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू घटती रहेगी। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये कहानी है ज़ीब्रा लर्न की किताब स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड की, जो सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक रोड मैप है फाइनेंशियल फ्रीडम का। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, 3 साल पहले मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये सब गैम्बलिंग है, रिस्क है और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। लेकिन इस किताब ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी और आज मैं कॉन्फिडेंटली अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं। अगले 30 मिनट में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जो इस किताब में है, वो सारे लेसन्स जो मैंने सीखे और वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने की ताकि आप वो ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों नहीं बस अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दें या गोल्ड खरीद लें? ज़ीब्रा लर्न की ये बुक इस फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू होती है और आंसर बहुत क्लियर है, क्योंकि हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने हर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बीट किया है लॉन्ग टर्म में। पिछले 20-30 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एवरेज 15 से 20% रिटर्न्स दिए हैं। कंपेयर कीजिए फिक्स डिपॉजिट के 6-7% से या गोल्ड के 8-10% से। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर के साथ ये मैसिव हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये मैथ कैलकुलेट किया था, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूं, एक में एफडी में 7% पर और दूसरे में स्टॉक मार्केट में 15% पर, तो 20 इयर्स बाद क्या होगा? एफडी में मेरे पास होंगे लगभग 25 लाख, लेकिन स्टॉक मार्केट में करीब 75 लाख। इमेजिन करिए, सेम मंथली इन्वेस्टमेंट लेकिन 3 गुना ज्यादा वेल्थ। ये नंबर देखकर मेरे दिमाग में एक स्विच फ्लिप हो गया। मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर सीरियसली लेना चाहता हूं तो मुझे स्टॉक मार्केट को समझना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन से स्टॉक्स खरीदें, कब बेचें, ये सब इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते। और यहीं पर ज़ीब्रा लर्न की ये बुक अलग है। ये किताब आपको स्पून फीड नहीं करती कि ये स्टॉक खरीदो या वो स्टॉक खरीदो, बल्कि ये आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस सिखाती है, एक फ्रेमवर्क देती है जिससे आप खुद अपने डिसीजंस ले सको इंडिपेंडेंटली। किताब शुरू होती है स्टॉक मार्केट बेसिक्स से और मुझे ये अप्रोच बहुत पसंद आई, क्योंकि वो अज्यूम नहीं करते कि आपको पहले से कुछ पता है। वो एकदम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। स्टॉक क्या होता है? जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो एक्चुअली आप क्या खरीद रहे हैं? आंसर बहुत सिंपल है, आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन रहे हैं। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जब आप रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं खरीद रहे, आप मुकेश अंबानी की कंपनी का एक छोटा सा शेयर होल्डर बन रहे हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है। जब कंपनी ग्रो करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेंटालिटी से निकालकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट में ले जाता है। ज़ीब्रा लर्न की बुक फिर बात करती है कि स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव करती हैं, और ये समझना बहुत क्रूशियल है। स्टॉक प्राइसेस बेसिकली 2 चीजों से ड्रिवन होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट सेंटिमेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की एक्चुअल वर्थ, उसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। और मार्केट सेंटिमेंट यानी लोगों की फीलिंग्स, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फियर, ग्रीड। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट डोमिनेट करती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी स्टॉक्स बिना किसी सॉलिड रीजन के अप या डाउन हो जाते हैं। ये सेंटिमेंट की वजह से होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज विंस। अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा बिजनेस कर रही है, तो इवेंचुअली उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही, भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आए। ये टीचिंग ने मेरे इन्वेस्टिंग अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले जब मैं स्टॉक प्राइसेस देखता था और वो डाउन होती थी तो मैं पैनिक करता था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो शॉर्ट टर्म ड्रॉप एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, पैनिक सेलिंग का रीजन नहीं। अब किताब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टॉक रिसर्च। कैसे आप इवैल्यूएट करें कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़ीब्रा लर्न एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच सिखाते हैं, जिसे वो मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक करते हैं।
सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट आइडियाज जनरेट करना, यानी कि आप स्टॉक्स के आइडियाज कहां से लाएं। बुक में बहुत प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हर जगह दिख रहे हैं। मान लीजिए आप नोटिस करते हैं कि आजकल हर किसी के पास बोट का हेडफोन है या एशियन पेंट्स हर घर में लग रहे हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है रिसर्च का। फिर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। जो सेक्टर्स फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं उनमें लीडर्स कौन है। स्क्रीनर्स भी यूज कर सकते हैं जो आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टॉक्स फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, लाइक कंपनीज विद कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, लो डेट, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने पर्सनली ये अप्रोच यूज की। मैंने नोटिस किया कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स एक्सप्लोड कर रहे हैं। हर कोई पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर रहा है। तो मैंने इस सेक्टर को रिसर्च करना शुरू किया। मैंने देखा कि कौन सी कंपनीज इस इकोसिस्टम में है, कौन बेनिफिट कर रही है, और इसी रिसर्च से मुझे कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। अब जब आपके पास कुछ स्टॉक आइडियाज हैं तो नेक्स्ट स्टेप है उन कंपनीज को डीपली इवैल्यूएट करना। यहाँ पर ज़ीब्रा लर्न एक बहुत सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होता है। ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे कमाती है। ये सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना ये जाने कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। मैंने ये गलती खुद की थी। एक बार मैंने एक फार्मा कंपनी का स्टॉक खरीद लिया सिर्फ इसलिए कि किसी ने रेकमेंड किया था। मुझे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता था, और जब स्टॉक डाउन होना शुरू हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या करूं। इवेंचुअली मैंने लॉस पर सेल कर दिया। उस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, कभी भी किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो जिसे तुम अंडरस्टैंड नहीं करते। बिजनेस समझने के बाद आपको देखना होता है कि ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में कहां खड़ी है। ये लीडर है या फॉलोअर, इसका मार्केट शेयर क्या है, कंपटीशन कितनी स्ट्रांग है। बुक में बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इंडियन कंपनीज के, जैसे एशियन पेंट्स। ये डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट में क्लियर लीडर है और इसका डोमिनेंस डेकेड से है। ऐसी कंपनीज जो अपनी इंडस्ट्री में स्ट्रांग पोजीशन रखती हैं वो जनरली सेफर बेट्स होती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट, और ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ज़ीब्रा लर्न ने इसे बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है विजुअल इलस्ट्रेशंस के साथ। आपको 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ आप देखते हैं ट्रेंड्स, क्या रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है या बढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट बताती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितना डेट है, कितनी इक्विटी है। यहाँ की है डेट लेवल्स देखना। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। हाई डेट मींस हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो प्रॉफिट को कम करता है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का रिस्क बढ़ाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी में एक्चुअली कैश का फ्लो कैसा है। प्रॉफिट दिखाना आसान है अकाउंटिंग ट्रिक से, लेकिन कैश फ्लो झूठ नहीं बोलती। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो ये अच्छा साइन है। मुझे पता है ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, मुझे भी इनिशियली लगा था, लेकिन ज़ीब्रा लर्न की बुक में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। ग्राफ्स, चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, इससे समझना बहुत आसान हो जाता है, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सेकंड नेचर बन जाता है। अब मैं किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली उन की नंबर्स को देखने लगता हूं जो मैटर करते हैं: रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, कैश फ्लोज। ये सब इनिशियली इंटिमिडेटिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये सीखा जा सकता है। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोट। वॉरेन बफेट ने इस टर्म को फेमस किया था। मोट का मतलब है कंपनी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर, कुछ ऐसा जो कंपटीशन को उस कंपनी को हार्म करने से रोकता है। ये मोट कई फॉर्म्स में हो सकती है: स्ट्रॉन्ग ब्रांड जैसे कोका कोला, नेटवर्क इफेक्ट्स जैसे फेसबुक, स्विचिंग कॉस्ट्स जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कॉस्ट एडवांटेजेस जैसे लो कॉस्ट एयरलाइंस। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोट्स हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाती हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट कर पाती हैं, भले ही कंपटीशन बढ़े।
मैंने ये देखा HDFC बैंक में। बैंकिंग एक कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, लेकिन HDFC बैंक ने डेकेड्स में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाई है, एक वास्ट नेटवर्क बनाया है, कस्टमर ट्रस्ट अर्न की है। ये सब उसकी मोट है और यही वजह है कि HDFC बैंक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, शायद सबसे ट्रिकी पार्ट। वैल्यूएशन का मतलब है ये डिसाइड करना कि एक स्टॉक की फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि भले ही कोई कंपनी बहुत अच्छी हो, अगर आप उसका स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर खरीदते हैं तो आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे। ज़ीब्रा लर्न कई वैल्यूएशन टेक्निक्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे कॉमन है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बेसिकली बताता है कि आप कंपनी की अर्निंग्स के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर PE रेशियो बहुत हाई है तो स्टॉक एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में वेरी करता है, तो आपको सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को कंपेयर करना चाहिए। फिर है PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, जो कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस बताता है। DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये सब थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन आइडिया सिंपल है। आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की ट्रू वैल्यू क्या है और करंट मार्केट प्राइस उससे कैसे कंपेयर करती है। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा। वैल्यूएशन एक आर्ट है, एग्जैक्ट साइंस नहीं। डिफरेंट लोग सेम कंपनी की डिफरेंट वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं अपने अजम्पशंस के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंजर्वेटिव रहें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। वॉरेन बफेट का ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू है 100 रुपए, तो उसे 70 या 80 रुपए पर ही खरीदें। ये बफर रखें ताकि अगर आपकी कैलकुलेशंस में कुछ गलती हो या मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो भी आप प्रोटेक्टेड रहें। मैंने ये मिस्टेक की थी इनिशियली। मैंने एक स्टॉक खरीदा था जो मुझे लगता था कि फेयर वैल्यू पर है, लेकिन फिर इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किए थे और स्टॉक का वैल्यू ड्रॉप हो गया। अगर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा होता तो मेरा लॉस बहुत कम होता। अब बुक बात करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये सेइंग तो आपने सुनी होगी। स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये बहुत क्रूशियल है। ज़ीब्रा लर्न रेकमेंड करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अगर आपके सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर में है, मान लीजिए सब IT कंपनीज, तो अगर IT सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो सफ़र करेगा। लेकिन अगर आपके पास IT, फार्मा, FMCG, बैंकिंग, ऑटो, डिफरेंट सेक्टर्स में स्टॉक्स हैं, तो एक सेक्टर की प्रॉब्लम्स को दूसरे सेक्टर्स के परफॉर्मेंस से बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन साथ ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचना चाहिए। अगर आपके पास 50 स्टॉक्स हैं तो आप प्रैक्टिकली उन सबको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। अगर आप अपने स्टॉक्स को अच्छे से समझते हैं तो आपको उतनी हैवी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं। एक गुड रूल ऑफ थंब है कि 10 से 15 स्टॉक्स रखें अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर्स में। ये इनफ डाइवर्सिफिकेशन देता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, लेकिन साथ ही मैनेजेबल भी रहता है। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में करंटली 12 स्टॉक्स हैं। मैंने कॉन्शियसली ये इंश्योर किया है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में है। कुछ IT में, कुछ फार्मा में, कुछ कंज्यूमर गुड्स में, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में। और मैं हर स्टॉक को अच्छे से जानता हूँ, रेगुलरली ट्रैक करता हूँ। ये अप्रोच मुझे पीस ऑफ माइंड देता है। और यहाँ मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल नॉलेज और बुक समरीज चाहिए जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को सपोर्ट करे, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम रेगुलरली ऐसी ही वैल्यूएबल बुक्स की समरीज लाते रहते हैं। अब बुक का एक और क्रूशियल पार्ट है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये शायद सबसे टफ डिसीजंस है इन्वेस्टिंग में। ज़ीब्रा लर्न कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देते हैं। बाइंग के लिए आइडियल टाइम है जब एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक टेम्पररीली अंडरवैल्यूड हो। ये कई रीजन से हो सकता है। ओवरऑल मार्केट करेक्शन, कोई शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ या सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, तो ऐसे डिप्स एक्चुअली ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज होते हैं। मुझे याद है कोविड पैंडेमिक के दौरान मार्च 2020 में पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। निफ्टी 30-40% डाउन था। लोग पैनिक में थे, लेकिन मैंने देखा कि कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिन्हें मैं लंबे समय से ट्रैक कर रहा था, वो अमेजिंग प्राइसेस पर अवेलेबल थी।
मैंने हिम्मत करके उस टाइम इन्वेस्ट किया और अगले 2 सालों में वो स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए। ये है अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की पावर। सेलिंग के बारे में ज़ीब्रा लर्न 3 मेन सिनेरियोज बताते हैं जब आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला, जब कंपनी के फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट हो रहे हों। अगर कंपनी का बिजनेस बिगड़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं, डेट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट में इश्यूज हैं, तो बेटर है कि आप एग्जिट कर जाएं, भले ही लॉस पर ही क्यों ना हो। कंटिन्यूइंग टू होल्ड अ डिटीरियोरेटिंग स्टॉक सिर्फ इसलिए कि आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये एक बड़ी गलती है। दूसरा, जब स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर पहुंच जाए। अगर कोई स्टॉक इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि उसका पीई रेशियो 10 टाइम्स इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है और आपको नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है, तो प्रॉफिट्स बुक कर लेना समझदारी हो सकती है। तीसरा, जब आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको लगता है कि किसी दूसरी कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल है और आपको कैपिटल चाहिए वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अननेसेसरी चर्निंग से बचें। बार बार बाइंग सेलिंग करने से सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती हैं और टैक्सेस लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ही है पेशेंस। अगर आपने सही स्टॉक्स चूज किए हैं तो उन्हें होल्ड करें, कंपाउंड होने दें। ज़ीब्रा लर्न की बुक में एक फैसिनेटिंग सेक्शन है 10x स्टॉक्स के बारे में, यानी ऐसे स्टॉक्स जो 10 गुना रिटर्न्स दे सकते हैं। हर इन्वेस्टर का ये ड्रीम होता है कि उसे ऐसा स्टॉक मिले, लेकिन 10x स्टॉक्स बनते कैसे हैं? बुक एक्सप्लेन करती है कि 10x स्टॉक्स जनरली वो होते हैं जो एक बड़ी सेक्युलर ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। जैसे 20 इयर्स पहले जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी, तब जिन कंपनीज ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, लाइक इन्फोसिस, HDFC बैंक, मारुति, वो 10x, 50x, 100x हो गई। सिमिलरली, अगर आज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिया में नेक्स्ट बिग ट्रेंड्स क्या होंगी, मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, और उन ट्रेंड्स में लीडर्स कौन हो सकते हैं, तो आप पोटेंशियल 10x स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, 10x स्टॉक्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स एवरेज रिटर्न्स देंगे, कुछ बिलो एवरेज, और बहुत कम एक्सेप्शनल रिटर्न्स देंगे। इसलिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी 10x स्टॉक्स ढूंढने पर मत बनाइए। फोकस कीजिए सॉलिड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकें। मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक कोई 10x स्टॉक नहीं आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मेरे कुछ स्टॉक्स 2x, 3x हो गए हैं 3-4 सालों में, और मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल रिटर्न्स हैं जो कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस बनाएंगे। अब बुक की एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है इन्वेस्टर माइंडसेट। टेक्निकल नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी सक्सेस डिटरमिन करेगा वो है आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी है इमोशन, फियर और ग्रीड। जब मार्केट अप जाता है तो ग्रीड आती है, लगता है कि और भी खरीद लें, सब कुछ ऊपर ही जाएगा। और जब मार्केट डाउन जाता है तो फियर आता है, लगता है कि सब कुछ बेच दें और नीचे जाएगा। लेकिन यही इमोशंस आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब लोग यूफोरिया में हो, मार्केट पीक्स पर हो, तो आपको कॉशियस होना चाहिए, और जब सब पैनिक कर रहे हो, मार्केट बॉटम्स पर हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी के अगेंस्ट है। हम हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं, सब जो कर रहे हैं वो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग ऑफन रिवॉर्ड्स करता है। मैंने ये सीखा है प्रैक्टिस के साथ। इनिशियली मैं भी भीड़ के साथ चलता था। जब सब क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे भी फोमो होता था। जब सब छोटे मोटे स्टॉक्स में स्पेकुलेशन कर रहे थे तो मैं भी करने लगता था, और मैंने लॉसेस लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ओन रिसर्च, अपनी ओन एनालिसिस पर ट्रस्ट करूंगा, भीड़ की बात पर नहीं, और यही डिसीजन ने मेरे रिटर्न्स को इम्प्रूव किया। ज़ेरेलन एम्फसाइज करते हैं पेशेंस पर। स्टॉक इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ओवरनाइट रिचेस की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये एक स्लो स्टेडी प्रोसेस है वेल्थ बिल्डिंग की। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। बुक में एक सेक्शन है डिफरेंट इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज के बारे में। वॉरेन बफेट की वैल्यू इन्वेस्टिंग, पीटर लिंच की ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जोएल ग्रीनब्लैट की मैजिक फॉर्मूला। डिफरेंट लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये शो करता है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस अचीव करने का कोई एक ही रास्ता नहीं है।
आपको अपना ओन स्टाइल डेवलप करनी होगी जो सूट करे आपकी पर्सनैलिटी को, आपके रिस्क एपेटाइट को, आपके टाइम कमिटमेंट को। किसी और की नकल मत कीजिए, बल्कि सीखिए, समझिए और फिर अपना खुद का अप्रोच बनाइए। मेरा अप्रोच है कंजर्वेटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं ऐसी कंपनीज ढूंढता हूं जो अंडर वैल्यूड हो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेस से दूर रहता हूं क्योंकि मुझे रात की नींद चाहिए। ये मेरी पर्सनालिटी के साथ अलाइन करता है और इसीलिए मैं इसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाता हूं। बुक का एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सेटिंग अप योर ट्रेडिंग सिस्टम, यानी आपको कैसे प्रैक्टिकली शुरुआत करनी है। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करें, ये सब बेसिक चीजें जो बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। ज़ेरलर्न ये सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं और मुझे लगता है ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं पता। अगर आपको ये क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली क्या करना है तो शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोला था, मैं बहुत नर्वस था। मुझे लगता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे फंस ना जाए। लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इतनी इजी हो गई है कि आप घर बैठे बैठे 10-15 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बुक में एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, स्टार्ट स्मॉल। जब आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बड़ी अमाउंट मत डालिए, छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, मिस्टेक्स कीजिए छोटे लेवल पर। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से की थी, 2 स्टॉक्स में 5-5 हजार, और ऑनेस्टली मैंने उन दोनों में गलत डिसीजंस लिए। एक स्टॉक मैंने जल्दबाजी में बेच दिया जो बाद में बहुत बढ़ा, और दूसरे को मैं होल्ड करता रहा जो डाउन होता गया। लेकिन ये महंगी गलतियां नहीं थी क्योंकि अमाउंट छोटी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा उन गलतियों से। अब आते हैं एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक इन्वेस्टिंग में रिस्क हमेशा रहता है, ये फैक्ट है, लेकिन आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ेरलर्न कई स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, जिसके बारे में हमने बात की। फिर है पोजीशन साइजिंग, यानी किसी एक स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें। एक गुड रूल है कि कोई भी सिंगल स्टॉक आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर वो स्टॉक बुरी तरह परफॉर्म करे तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। फिर है स्टॉप लॉस, एक प्री डिसाइडेड प्राइस जिस पर आप स्टॉक को सेल कर देंगे अगर वो नीचे जाए। ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि अगर स्टॉक 20% गिरे तो आप एग्जिट कर जाएंगे, तो उस डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। नहीं तो क्या होता है, स्टॉक गिरता रहता है और आप होप करते रहते हैं कि वापस आएगा और इवेंचुअली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैंने ये मिस्टेक की थी। एक स्टॉक था जो मैंने खरीदा था और वो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लॉस एक्सेप्ट करना था। अभी थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद रिकवर हो जाए, यही सोचता रहा। इवेंचुअली जब मैंने बेचा तब तक 50% लॉस हो चुका था। अगर मैंने 20% पर ही एग्जिट किया होता तो बहुत बेहतर होता। रिस्क मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओनली इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी जो पैसे आपकी इमीडिएट नीड्स के लिए हैं, जो इमरजेंसी फंड है, वो स्टॉक मार्केट में मत डालिए। स्टॉक मार्केट में वही पैसे डालिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। अगर आपने पैसे डाले और 6 महीने बाद आपको उन पैसों की जरूरत पड़ी और उस टाइम मार्केट डाउन है, तो आपको लॉस पर सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पैसे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मैटर नहीं करती। लॉन्ग टर्म में मार्केट जनरली अप ही जाता है। बुक में एक फैसिनेटिंग सेक्शन है बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। ये स्टडी करता है कि हम ह्यूमंस फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं और कौन सी साइकोलॉजिकल बायसेस हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती हैं। जैसे कंफर्मेशन बायस, हम वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा नोटिस करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है और इग्नोर करते हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है तो हम उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज ज्यादा देखते हैं और नेगेटिव न्यूज इग्नोर करते हैं।
एंकरिंग बायस। हम किसी नंबर से एंकर हो जाते हैं। अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और अब वो 80 का है तो हम सोचते रहते हैं कि जब 100 का होगा तब बेचेंगे, लेकिन पास्ट प्राइस इररिलेवेंट है। इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। लॉस अवर्जन, हमें लॉस का दर्द गेन की खुशी से ज्यादा महसूस होता है, इसलिए हम लूजिंग स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते रहते हैं क्योंकि हम लॉस रियलाइज नहीं करना चाहते, भले ही वो स्टॉक और नीचे जाए। इन बायसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप उनसे बच सकते हैं। जब मैंने ये सीखा तो मैंने कॉन्शियसली अपने डिसीजंस को एनालाइज करना शुरू किया। क्या मैं किसी बायस की वजह से गलत डिसीजन ले रहा हूं? ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत हेल्पफुल होती है। ज़ीब्रा लर्न की बुक में एक सेक्शन है टैक्सेस के बारे में भी, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हर इन्वेस्टर को होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में कमाई पर टैक्स लगता है और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कितना टैक्स लगेगा ताकि आप अपनी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, यानी अगर आप स्टॉक को 1 साल से कम में खरीद कर बेचते हैं तो 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड करके तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 10% टैक्स लगता है। ये एक और रीजन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। नॉट ओनली वो फंडामेंटली बेटर स्ट्रेटजी है बल्कि टैक्स एफिशिएंसी भी ज्यादा है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आपके सारे गेन्स शॉर्ट टर्म होंगे और हायर टैक्स रेट लगेगा। बुक का अंतिम सेक्शन है अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग। स्टॉक मार्केट एक डायनामिक चीज है, कंपनीज बदलती हैं, इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, इसलिए एक अच्छे इन्वेस्टर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। ज़ीब्रा लर्न रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़े, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़े, पॉडकास्ट सुने, वेबिनार्स अटेंड करें और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करें। क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सीखा, ये रिफ्लेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है कि हर क्वार्टर मैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करता हूं। मैं देखता हूं कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों, कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों। मैं अपने डिसीजंस को रिविजिट करता हूं, क्या मेरी ओरिजिनल थीसिस अभी भी वैलिड है, कुछ बदला तो नहीं। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत सिखाती है और मेरे फ्यूचर डिसीजंस को इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ीब्रा लर्न का एसेंस। ये बुक सिर्फ स्टॉक मार्केट की मैकेनिक्स नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको एक कंप्लीट इन्वेस्टर बनाती है, नॉलेज के साथ, माइंडसेट के साथ, डिसिप्लिन के साथ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, स्टॉक इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये हार्ड वर्क मांगता है, पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। आपको रिसर्च करनी होगी, सीखना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे सीखना होगा। लेकिन अगर आप इसमें एफर्ट लगाते हैं तो रिवॉर्ड्स इनक्रेडिबल है। सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, पैसे तो बनेंगे अगर आप सही करते रहे तो, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी, आपको बिजनेस की समझ मिलेगी, आपको इकोनॉमी की समझ मिलेगी, आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे, ज्यादा अवेयर कंज्यूमर बनेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे। आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी और पर, न फैमिली पर, न एम्प्लॉयर पर, न गवर्नमेंट पर। आप अपनी वेल्थ खुद क्रिएट करेंगे, अपने ड्रीम्स खुद फुलफिल करेंगे। मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं इस जर्नी पर निकला था, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे स्टॉक मार्केट में। बस एक क्यूरियोसिटी थी, सीखने की इच्छा थी और थोड़े से पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए। आज 3 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सेटिस्फाइंग है वो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है, वो नॉलेज जो मैंने गेन की है, वो क्लैरिटी जो मुझे मिली है अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। You don't need to be a genius, you don't need to be from a business family, you don't need crores of rupees. आपको बस चाहिए willingness to learn, patience to let your investments grow and discipline to stick to your strategy. ज़ीब्रा लर्न की ये बुक आपको वो फाउंडेशन देती है जिस पर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बिल्ड कर सकते हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे सोचें एक इन्वेस्टर की तरह, कैसे एनालाइज करें एक बिजनेस को, कैसे बिल्ड करें एक पोर्टफोलियो को। लेकिन याद रखिए, बुक पढ़ना काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। आपको शुरुआत करनी होगी, भले ही छोटी ही क्यों ना हो। ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट, रिसर्च कीजिए कुछ कंपनीज पर, कीजिए अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और फिर सीखते रहिए, इंप्रूव करते रहिए।
हर ग्रेट इन्वेस्टर ने छोटे से शुरू किया था। वॉरेन बफेट ने अपना फर्स्ट स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था, सिर्फ $120 के साथ। आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक है। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ हजार रुपयों से शुरू किया था। आज उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था। आप भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं आज से, और 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा उस डिसीजन पर जो आपने आज लिया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक स्किल है जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। ये एक माइंडसेट है जो आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी, फाइनेंशियल डिसीजंस हो या लाइफ डिसीजंस। ये एक जर्नी है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, कंटिन्यूअस लर्निंग की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, डरिए मत स्टॉक मार्केट से, रिस्पेक्ट कीजिए इसको, सीखिए इसको, समझिए इसको, लेकिन डरिए मत, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। और स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहती हैं उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर्ड है। ज़ीब्रा लर्न की स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड आपको वो प्रिपरेशन देती है। ये आपको टूल्स देती है, नॉलेज देती है, कॉन्फिडेंस देती है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको विश करता हूं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूस लर्निंग के साथ इस पाथ पर चलेंगे तो आप जरूर सक्सीड करेंगे, जरूर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करेंगे, जरूर अपने ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। याद रखिए, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज 10 years ago। दूसरा बेस्ट टाइम है आज। तो वेट मत कीजिए परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। स्टार्ट कीजिए जहां आप हैं, जितना आपके पास है उसके साथ, और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप आगे बढ़ते जाइएगा। स्टॉक मार्केट में सफलता ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन अगर आप राइट अप्रोच के साथ, राइट माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते रहें तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता रहेगा, और एक दिन आप भी किसी को इंस्पायर करेंगे अपनी स्टोरी से। आप भी किसी को गाइड करेंगे उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, क्योंकि जब आप खुद ग्रो करते हैं तो आप नेचुरली दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड के साथ। मुझे उम्मीद है कि इस समरी ने आपको वैल्यू दी होगी, आपको इंस्पायर किया होगा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कीजिए, अपनी लर्निंग्स नोट कीजिए, अपनी मिस्टेक्स और सक्सेसेस दोनों रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि यही आपकी बिगेस्ट टीचर होगी। और जब आप कुछ सालों बाद पीछे देखेंगे तो आपको अमेजिंग लगेगा कि आप कितना आगे आ गए हैं, कितना सीखा है, कितना ग्रो किया है। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो एंजॉय कीजिए जर्नी को, सेलिब्रेट कीजिए स्मॉल विंस को, लर्न कीजिए फेलियर से, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। All the best for your investing journey. May you achieve all your financial goals and build the wealth that gives you freedom, security and peace of mind. और याद रखिए, आप कभी फिनिश नहीं है सीखने से, ग्रो करने से, बेटर बनने से। Keep learning, keep investing, keep growing. आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। तो आज से ही, अभी से अपने उस फ्यूचर को बिल्ड करना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं।